प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग अभी तक जो भी सवाल बनाए हैं उसमें वर्किंग प्रोग्रेस नहीं करना पड़ता था। वर्किंग प्रोग्रेस का कैलकुलेशन या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं निकालना पड़ता था। अभी हम लोग जो सवाल बनाएंगे उसमें ये चीज रहेगा। तो ये होता क्या है, जैसे कि मानो कि प्रोसेस 1 में मैंने इनपुट डाला, यहाँ पे दिखाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 अकाउंट में ये प्रोसेस 1 अकाउंट बन रहा है। ये यूनिट्स रुपीज, यहां पे कुछ इनपुट मटेरियल डाला मैंने, इनपुट मटेरियल 1000 यूनिट्स और ₹20 करके, मतलब 20,000 हो गया। अब यहां पे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस को अभी नहीं करते हैं, भूल जाओ, वो मान लेते नहीं है। तो कितना आउटपुट होना चाहिए इससे 1000 यूनिट्स का। अगर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो पूरा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि फिनिश गुड्स जो है वो 500 यूनिट्स हुआ। फिनिश गुड्स मतलब क्या, जो 100% कंप्लीट है। ये 500 यूनिट्स वो यूनिट्स है जो 100% रेडी है। तो 500 यूनिट्स और क्या बच गया, वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्किंग प्रोग्रेस में है। अभी प्रोसेस 1 में इसका प्रोसेस होना बाकी है। मान लेते हैं ये अभी तक कितना प्रोसेस हुआ है, 50% प्रोसेस हुआ है इसका कंप्लीट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसका वैल्यू कितना है वो निकालना है और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए वो भी निकालना है। तो अब सवाल में ये एक छोटा सा पोर्शन ऐड हो जाएगा प्रोसेस अकाउंटिंग में, वर्किंग प्रोग्रेस का, WIP का। 1000 यूनिट से हमने फिनिश गुड्स कितना बनाया, 500 यूनिट्स। और जो फिनिश गुड्स होता है वो अपने आप में 100% कंप्लीट होता है, तभी तो जाके हम उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स, जो फिनिश हो चुका है, जिसका प्रोडक्शन करना और बाकी नहीं है। लेकिन इसमें अभी भी 50% प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है। ये 50% कंप्लीट होके बैठा हुआ है, अभी बाकी 50% होना बाकी है। तो मैं एक सर्टेन पीरियड के बाद मैं देखता हूं कि कुछ यूनिट्स जो है 100% कंप्लीट है और कुछ यूनिट्स 50% कंप्लीट है, या तुम्हें बोलेगा 25% कंप्लीट है, 30% कंप्लीट है, कुछ भी बोले, मतलब अभी भी इनकम्प्लीट प्रोसेस में है वो, ठीक ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रेडी वाला प्रोडक्ट नहीं है, अब ये रेडी हो चुका है, 100% रेडी। वर्किंग प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करने के लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना पड़ता है पहले, तभी जाके हम वर्किंग प्रोग्रेस का कितना वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, ये प्रोडक्शन का यूनिट कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, ये सब सीखेंगे आज। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट है, वो तुम लोगों को लिखना है और उस नोट को मैं समझा देता हूं। इसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का डिस्कशन होगा, तो पहले वो नोट्स को देख लो। देखो, वर्किंग प्रोग्रेस एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या बोला है। जनरली इन प्रोसेस इंडस्ट्री, in each process unfinished inventory will be there at the end of each period in different processes। मतलब जनरली ये देखा जाता है कि प्रोसेस इंडस्ट्री में, मतलब जिस इंडस्ट्री में प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, हर एक प्रोसेस में कुछ अनफिनिश्ड इन्वेंट्री रह जाते हैं। वो कब दिखाई पड़ता है हमें, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इन डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस में एक पीरियड के एंड में, मान लेते हैं कि एक 1 मंथ के एंड में देखा जाता है कि इस प्रोसेस में कुछ अनफिनिश्ड इन्वेंट्री रह गया है। सभी प्रोसेस में कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड इन्वेंट्री रह जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस। मतलब इसका प्रोग्रेस अभी आधा अधूरा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड यूनिट्स
एंड फिनिश्ड यूनिट्स इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड। तो इसीलिए प्रोसेस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए अनफिनिश्ड यूनिट्स और फिनिश्ड यूनिट्स दोनों को ही कंप्यूट करना पड़ता है। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, और इसको कंप्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहला स्टेप 1 क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फिनिश्ड यूनिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट निकालना पड़ेगा। पहले कैलकुलेशन किस चीज का होगा? इक्विवेलेंट फिनिश्ड यूनिट्स। इक्विवेलेंट फिनिश्ड यूनिट्स मतलब क्या? वो यूनिट जो 100% कंप्लीट है उसके बराबर का यूनिट निकालना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट मतलब जो कॉस्ट का एलिमेंट है, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सभी के रिस्पेक्ट में हमें इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेना होगा। अब इक्विवेलेंट यूनिट इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट, मतलब जो 100% कंप्लीट है, जो 100% कंप्लीट है वो यूनिट्स, और अनफिनिश्ड यूनिट्स का कंप्लीटेड पोर्शन। अनफिनिश्ड यूनिट का कंप्लीटेड पोर्शन जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो गया? पूरा ही कंप्लीटेड पोर्शन है ना। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब होता है ऑल कंप्लीटेड पोर्शन। यहां पे देखो कंप्लीटेड यूनिट्स मतलब 100% जो कंप्लीट है वो, और अनफिनिश्ड में भी कुछ तो पोर्शन कंप्लीटेड है, उसी पोर्शन को लेना है और उस पोर्शन को 100% कंप्लीटेड पोर्शन में जोड़ देना है। मतलब यहाँ पे टोटल जो भी दिखाई पड़ रहा है वैल्यू वो कंप्लीटेड यूनिट्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। मतलब दोज यूनिट्स विच आर इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉस्ट ऑफ एलिमेंट। जो भी कॉस्ट एलिमेंट है उसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट का जो भी कॉस्ट पर यूनिट होगा वो निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, हर कॉस्ट एलिमेंट का। जैसे मटेरियल कॉस्ट कितना होगा आउटपुट के बेसिस पर, जितना भी इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसके बेसिस पर मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। जैसे टोटल मटेरियल कॉस्ट लिए प्रोसेस में, और इक्विवेलेंट यूनिट से क्या करना है? डिवाइड करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा मटेरियल का। फिर लेबर में भी वही करना है, लेबर कॉस्ट लिखे और इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देना है, तो लेबर कॉस्ट पता चल जाएगा पर यूनिट का। ओवरहेड में भी वैसे ही करना है, ओवरहेड लिखेंगे ऊपर, नीचे इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है, तो पर यूनिट ओवरहेड भी पता चल जाएगा। तो ऐसे निकालना पड़ेगा स्टेप 2 में। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट इन द प्रोसेस। अब प्रोसेस में अपॉर्शन करना है। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, पहले हम लोग आउटपुट जो 100% कंप्लीटेड है उसका वैल्यूएशन करेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये जो रेट निकला था यहाँ पे ऊपर में जो रेट निकला था उस आउटपुट यूनिट के साथ इनटू करना है। उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफ WIP, यहाँ पर भी रेट से इनटू करना है, जो भी इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे उससे इनटू करना है। यहाँ पे पूरा आउटपुट से इनटू करना है और यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट से इनटू करना है। ठीक है, जो भी कॉस्ट होगा इसे अपोर्शन करना है, मतलब WIP को अलग से लिखना है और फिनिश्ड गुड्स को अलग से लिखना है, जैसे कि प्रोसेस अकाउंट में अभी दिखाया मैंने। देखो यहाँ पे इसी को बोलते हैं अपोर्शन करना, मतलब अलग से लिखना है WIP को और फिनिश्ड गुड्स को भी अलग से लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद देखो स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या बोल रहा है? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड अदर रिक्वायर्ड अकाउंट्स। लास्ट में हमें क्या करना है? अकाउंट्स जितने भी जरूरत होते हैं वो सारे अकाउंट्स बनाना है। बस ये 4 स्टेप्स को लिख लो, ये नोट्स पहले लिख लो, उसके बाद कंटिन्यू करना वीडियो को। ठीक है, तो देखो तो हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इक्वल टू क्या होता है?
100% रेडी गुड्स, जो भी 100% रेडी गुड्स है वो मतलब दैट इज फिनिश्ड गुड्स या 100% कंप्लीटेड गुड्स, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए अब जो भी हम समझाएंगे उसको धीरे धीरे समझो, थोड़ा टाइम लेकर समझाएंगे और वीडियो को स्किप मत करना। मान लेते हैं कि किसी एक प्रोसेस में जो मटेरियल लगता है उसका टोटल कॉस्ट है 50,000 और इस मटेरियल को यूज करके मैं आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स कितना करता हूं 5,000 यूनिट्स, इतना प्रोडक्शन हो जाता है। अब फिनिश गुड्स मतलब क्या, ये 100% कंप्लीटेड है। अगर मैं बोलता हूं फिनिश गुड्स, इसका मतलब ये 5,000 यूनिट्स 100% कंप्लीटेड है, मतलब पूरा रेडी प्रोडक्ट है। 50,000 का मटेरियल को यूज करके मैंने 5,000 कंप्लीटेड आउटपुट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। ये कंप्लीटेड आउटपुट हुआ फिनिश गुड्स। अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट मतलब कौन सा कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 रुपीज 10। अब मैं ऐसा क्या बोल सकता हूं कि 100% प्रोडक्शन होने पर, मतलब 100% कंप्लीटेड प्रोडक्शन होने पर मेरा कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज होता है। ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि 100% कंप्लीटेड प्रोडक्शन होने पर कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज होता है। कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज होता है, मतलब 100% जब कंप्लीट है सारा प्रोडक्ट तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपीज। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 50% जब 100% का पता है तो 50% कंप्लीटेड पर कितना होगा नहीं पता हो जाएगा, ₹5 होगा। जब 100% के लिए 10 रुपीज है तो 50% के लिए 5 रुपीज होगा कॉस्ट। और वहीं मैं अगर बोलूं 30% कंप्लीट है तो 100% के लिए अगर 10 रुपीज है तो 30% के लिए रुपीज कितना होगा 3 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 25% कंप्लीट है, जो प्रोडक्शन है वो 25% कंप्लीट है, 100% कंप्लीट नहीं है। अगर 100% का मुझे रेट पता है तो 25% का रेट कितना होगा 2.5 हो जाएगा, ₹2.5 पर यूनिट। और वहीं अगर फिर 20% का मैं बोलूं कंप्लीटेड है तो इसका रेट कितना हो जाएगा ₹2। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे 100% कंप्लीटेड का रेट पता होगा, और ये तभी होता है जब मुझे 100% कंप्लीटेड गुड्स दिया रहेगा तब। लेकिन सवाल में तो ऐसा नहीं होगा, बोलेगा कि इस 5,000 में हमें 50,000 से 5,000 यूनिट्स ही प्रोडक्शन करना है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो 100% कंप्लीट है, कुछ ऐसे भी है जो अभी 50% कंप्लीट है। इस सिचुएशन में हम 100% का कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुछ तो 100% है और कुछ 50% है। तो उस समय हमें इक्विवेलेंट यूनिट का हेल्प लेना पड़ेगा, समझ में आया। तब जाके 100% के बराबर होगा वो, मतलब इक्विवेलेंट टू 100% हो जाएगा। मतलब ये 50% इक्वल टू 100% निकालना पड़ेगा कि 50% इक्वल टू 100% कितना होता है वो निकालेंगे। इसके बाद उसका हम लोग रेट निकाल लेंगे कि 100% के लिए कितना रेट होगा।
अब जब 100% के लिए रेट पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग 50% का भी रेट पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, जब हमको बता दिया था कि पूरा ही 100% है तो मैंने रेट निकाल लिया आसानी से, और इसके बाद 50% का निकल गया, 30% का, 25% का या 40% का, कोई भी परसेंट का मैं निकाल सकता हूं अगर 100% के लिए मुझे पता है तब। अगर 100% के लिए पता नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा रेट निकालना। तो यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे अब। तो देखो क्या बोला है, जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब मुझे कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है 50,000 का रॉ मटेरियल को यूज करके। 50,000 के रॉ मटेरियल को यूज करके मुझे 5000 प्रोडक्शन करना है, लेकिन 5000 100% आउटपुट करना है ना, 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है इसे। लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ 100% कंप्लीट होता है और कुछ आधा अधूरा कंप्लीटेड होता है। तो वहीं पर देखो, मान लेते हैं कि 1000 यूनिट्स 100% कंप्लीटेड है, ये फिनिश गुड्स हो गया। उसके बाद 2000 यूनिट्स 50% कंप्लीट है, और बाकी 2000 यूनिट्स 25% कंप्लीट है। प्रोसेस में हमें कितना आउटपुट करना था, 5000, लेकिन इसमें से मैंने देखा कि इस 5000 में से 1000 100% कंप्लीट है, फिर 5000 में से 2000 50% कंप्लीट है, और 5000 में 2000 25% कंप्लीट है। तो अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, 100% कंप्लीट है मतलब 1000 यूनिट्स, और इसका 50% कंप्लीट है मतलब कितना कंप्लीट है, 1000 यूनिट्स, और इसका 25,000 मतलब कितना हो जाएगा, 500 यूनिट्स। 25% 2000 का 500 यूनिट्स कंप्लीटेड है, इक्वल टू 2500 यूनिट्स कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं क्या कि 5000 के इक्विवेलेंट 2500 कंप्लीटेड है। समझ में नहीं आया, इसको हम समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। देखो, जो 100% कंप्लीटेड है इसके लिए कुछ मटेरियल यूज हुआ होगा, तो वो 100% कंप्लीटेड है मतलब 1000 यूनिट पूरा कंप्लीट है। इसके लिए जो मटेरियल यूज किए हैं उसमें से 50% कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब 1000 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड है। 2000 में 25% कंप्लीटेड है मतलब 500 कंप्लीटेड है। ये निकला हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब कंप्लीटेड प्रोडक्शन ये है। ये तो 100% कंप्लीटेड है, और इसके साथ जो भी कंप्लीटेड पोर्शन है उसको जोड़ते चलेंगे हम लोग। ये कंप्लीटेड पोर्शन है, ये कंप्लीटेड पोर्शन, ये भी कंप्लीटेड पोर्शन। ठीक है, तो जो भी आया ये टोटल में ये कंप्लीटेड पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। चलो इसको और भी डिटेल में समझते हैं। देखो यहां पर 1000 यूनिट्स जो है वो 100% कंप्लीट है। तो जो भी मटेरियल मैंने यूज किया ये मान लेते हैं कंप्लीटेड पोर्शन है, मतलब ये पूरा ही कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 100% कंप्लीटेड है। उसके बाद 2000 यूनिट्स ये 50% कंप्लीट है, और फिर
2000 यूनिट्स, ये 25% कंप्लीटेड है। 25% मतलब इतना सा पोर्शन कंप्लीटेड है। ये 50% कंप्लीटेड है, ये 25% कंप्लीटेड है। ठीक है, इतना मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैंने इतना ही प्रोडक्शन किया। जो भी मटेरियल यूज हुआ 1000 यूनिट्स के लिए, तो मैंने उससे कितना यूनिट बनाया? 1000 यूनिट से तो बनाया। इतना यूनिट बनाने के लिए मैंने जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था वो सारा मैंने यूज किया, और कितना यूनिट बन गया? 1000 यूनिट बन गया। 1000 यूनिट के लिए जितना मटेरियल यूज किए उतना से 1000 यूनिट्स ही बना है। यहाँ पे मैंने जितना मटेरियल यूज किया उससे 2000 यूनिट बनाना है, लेकिन कंप्लीट हुआ कितना? 50%। तो इक्विवेलेंट टू कितना कंप्लीट हुआ है? 1000 यूनिट्स कंप्लीट हुआ है, यही ना। इसके बाद जितना भी मटेरियल मैंने लगाया उससे कितना कंप्लीट हुआ है? सिर्फ 25 पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है। मतलब कंप्लीटेड पोर्शन कितना है? 500 यूनिट्स। तो दीज आर ऑल कंप्लीटेड यूनिट्स, ये सभी कंप्लीटेड यूनिट्स है। जैसे कि ये 100% कंप्लीट है, ठीक से समझो, ये भी कंप्लीटेड है और ये भी कंप्लीटेड है। तो दिस इज ऑल आर 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। मतलब 500, 1000 और 1000, ये तो 100% है ही। ये 1000 जो है ये 100% के बराबर ही है, और ये 500 ये भी 100% के बराबर ही है। सभी कंप्लीटेड यूनिट्स है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लेते हैं जो सीमेंट बैग होते हैं ना, जिससे जो खरीद के लाते हैं हम लोग और घर बनाते हैं, सीमेंट बैग। मान लेते हैं 200 सीमेंट बैग्स तुम खरीद के लाए। कितना सीमेंट बैग खरीद के लाए? 200। और मैंने तुम्हें बोला कि इससे ना तुम्हें एक रूम बनाना है, एक रूम वाला घर बनाना है। तो तुमने क्या बनाया? 1 रूम हाउस, 1 रूम हाउस बनाया, एक रूम वाला घर बनाया। अगर मैं बोलता कि सीमेंट खरीद के लाओ, सीमेंट बैग खरीद के लाओ 200, और इससे 2 रूम वाला घर बनाना है सेम साइज का। मतलब ये जो एक घर बना रहे हो जिस साइज का, दोनों घर उसी सेम साइज का 2 घर बनाना है तुम्हें। अब एक घर बनाने के लिए 200 सीमेंट बैग लगता है, तब जाके ये 100% कंप्लीट होता है, ठीक ना। अब 200 बैग से तुम 2 रूम बनाओगे तो ये 100% कंप्लीट हो पाएगा? 100% कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये 50% कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं तुम्हें कि ये 2 घर के बराबर एक घर हो सकता है क्या? हो सकता है। इसके लिए जो कॉस्ट लग रहा है, 2 घर के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट एक घर के लिए ही तो है। दिस इज माई इक्विवेलेंट यूनिट्स। 2 घर के बराबर एक घर, क्योंकि ये 50% कंप्लीटेड है। मतलब एक रूम जो कि 50% कंप्लीटेड है और दूसरा रूम भी तो 50% कंप्लीटेड है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तभी तो जाके 100% होता है। मतलब 50% इक्वल टू 100%। और ये 100% किसके बराबर था? 1 रूम के बराबर था। ये 2 रूम 1 रूम के बराबर का कॉस्ट का है। समझ में आया? अगर मैं पूछूं कि 2 रूम के लिए तुम्हें कितना कॉस्ट पड़ा, तुम बोले कि 200 सीमेंट का जो कॉस्ट होगा वो पड़ा। और एक रूम बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ा? तुम बोलोगे 200 सीमेंट बैग का जो कॉस्ट है उतना ही कॉस्ट पड़ा। तो दिस इज माई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब एक यूनिट जो कि 100% कंप्लीटेड है, एक यूनिट का कॉस्ट निकाल लो तो तुम्हें 2 रूम का कॉस्ट पता चल जाएगा। एक रूम का कॉस्ट पता लगा लो तो तुम्हें 2 रूम का कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या होगा? पता चल जाएगा। समझ में आया? 50%
हमें कॉस्ट नहीं निकालना है, हमें 100% का कॉस्ट पहले निकालना है, तभी जाके हम 50% का कॉस्ट निकाल पाएंगे। अगर 100% का कॉस्ट निकाल लिए, मान लेते हैं 100% का कॉस्ट कितना होता है, 5000 होता है, मान लेते हैं कि 100% का कॉस्ट है 5000, तो अब बताओ 50% का कॉस्ट कितना हो गया, 22,500, आराम से निकला। लेकिन 50% का अगर निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, 50% का हम लोग कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो तब जाके मुझे पता चला कि 50% का कॉस्ट 2500 है। कब? जब मैंने 100% का निकाला। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यूनिट क्या हो गया, ये हो गया। तो मैंने अगर ऐसा देखा कि 2 का 50% मतलब 1 होता है, तो 1 का क्या करो, पहले कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद फिर 50% का कॉस्ट निकाल लो। ये समझ में आ गया कि 2 घर के बराबर 1 घर, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्योंकि ये 100% के बराबर है, और जो 100% के बराबर कंप्लीटेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर देखो, अगर सीमेंट बैग तुमको खरीदने बोला जाए 200 बैग, और उससे तुम्हें कितना घर बनाना है, 4 रूम बनाना है, 4 रूम का एक घर बनाना है, और ये इसका 25% कंप्लीट है, मतलब कितना घर के बराबर कंप्लीट है, 1 रूम के बराबर। और इसी 1 रूम के बराबर मतलब ये 100% है। तो पहले तुम क्या करो कि 1 रूम का कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद 25% का कॉस्ट निकाल लो, तो 4 रूम का कॉस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि 1 रूम के कॉस्ट के बराबर 4 रूम का कॉस्ट होता है। हमेशा हम लोग 100% में कन्वर्ट करना है, इस चीज को हमेशा क्या करेंगे, 100% में कन्वर्ट करेंगे, और तब जाके कॉस्ट निकलेगा। उसके बाद 50%, 25%, 20%, जितना जिस परसेंट का जिस लेवल में भी तुम्हारा प्रोडक्शन रुका हुआ है, उस लेवल में मैं कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो यहां तक समझ में आया होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है। अब मैं जो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुआ था, यहां पर देखो यहां पे जो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुआ था, ये 1500 मतलब 2500, मतलब 5000 के इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2500। ये भी 100% हमें कंप्लीट करना है, और ये भी 100% के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आधा अधूरा है ना, इसीलिए इसको 100% मान रहे हैं। तो पहले इसका कॉस्ट निकाल लो, फिर बाद में 50%, 25% का कॉस्ट निकाल लो। समझ में आया? देखो, अब अगर हमें मटेरियल कॉस्ट निकालना है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो क्या करेंगे, ये मेरा 50,000 कॉस्ट लगा था, और यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट लेना है। ये क्या है, ये मेरा इक्विवेलेंट यूनिट है। इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे, मतलब ये इक्विवेलेंट यूनिट मतलब क्या, ये 100% कंप्लीटेड है, 100% का रेट निकल रहा है। 100% का रेट कितना हो गया, ₹20। तो 100% के लिए अगर 20 रुपए है, तो बताओ 50% के लिए कितना होगा, 10 रुपया होगा। और वहीं पर अगर 25% का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जब हम 100% का निकाल पा रहे हैं, तो बाकी जितने भी परसेंटेज होगा सबका निकल जाएगा आराम से। ये समझ में आया? इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इनपुट 1000 kg है। इनपुट कितना है, इनपुट मटेरियल 1000 kg है, जिसमें फिनिश्ड गुड्स है 500 kg। मतलब ये 100% कंप्लीटेड है। फिनिश गुड्स मतलब ये तो 100% कंप्लीट। और क्लोजिंग
500 kg है जो 50% कंप्लीट है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दिया है कि 50% कंप्लीट है और वर्किंग प्रोग्रेस में है अभी, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका प्रोडक्शन, और ये फिनिश गुड्स हो चुका है, मतलब 100% कंप्लीट है। साथ में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रुपीज 7,500, कॉस्ट ऑफ लेबर 7,500 और कॉस्ट ऑफ ओवरहेड रुपीज 7,500, सब 7,500 करके लग रहा है। मतलब टोटल में कितना लगा? टोटल में लगा 22,500, ये टोटल हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे पास, इससे हमें क्या करना है? WIP का वैल्यूएशन करना है, फिनिश स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। देखो स्टेप वाइज, जैसे स्टेप था हम लोगों का नोट में जो देखे वो स्टेप्स, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना कि हम लोग जो ये इस टाइप का सवाल का बनाने का अप्रोच क्या होता है। देखो ऐसा कुछ दिया रहेगा, अब इस फॉर्मेट में तो एक सवाल नहीं दिया रहेगा, वो तुम्हें सवाल के फॉर्मेट में ही दिया रहेगा, तो ऐसा इंफॉर्मेशन सवाल में दिया रहेगा। उसके बाद हमें सवाल को कैसे सॉल्यूशन करना है उसको देखो। अगर स्टेप वाइज तुम लोग ऐसे ही फॉलो करोगे तो कभी भी सवाल में गलती नहीं होगा। तो पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना पड़ता है? स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है वो निकालना है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब क्या? 100% के बराबर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां पे कुछ कॉलम्स बनाएंगे। इनपुट, जैसे इनपुट का एक कॉलम होगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम हो गया। उसके बाद लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट का एक कॉलम होगा। उसके बाद यहां पे लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल्स में 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, और एक क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद मटेरियल्स हो गया, लेबर, जैसे कि मटेरियल में हम लोग कॉस्ट निकाल रहे थे, उसी प्रकार लेबर में भी तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया रहेगा कि लेबर भी जो समझ लो ये 50% इसमें मटेरियल का काम हुआ है, उसमें लेबर भी तो 50% का काम अभी बाकी है। जैसे इसमें मटेरियल का 50% काम बाकी है, लेबर का भी 50% काम बाकी है, और ओवरहेड खर्चा भी अभी 50% काम होना बाकी है। समझ में आ गया? 50% सब कुछ कंप्लीट है, लेबर लग गया 50%, ओवरहेड भी लग गया 50%, मटेरियल भी लग गया 50%, तो बाकी जो भी बचा हुआ है वो 50% भी बाकी है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन सब में ही रहेगा, और मटेरियल का जैसे निकाल रहे थे बाकी कॉस्ट का भी सेम तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और यहाँ पे क्वांटिटी। उसी प्रकार ओवरहेड का भी, ओवरहेड का भी क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और क्वांटिटी। ठीक है, इनपुट कितना था? तो देखो यहां पे लिखेंगे इनपुट, पर्टिकुलर्स में जो भी लिखना है सब पर्टिकुलर्स में लिखते चलेंगे। इनपुट कितना है? तो इनपुट मटेरियल में डाल देंगे यहाँ पे 1000 kg, ये kg में है और ये भी kg में है, तो 1000 kg। यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी, ये तो आउटपुट है ना, इनपुट का कॉल इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पे इनपुट के कॉलम में बैठाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट में 500 kg,
और जो फिनिश गुड्स होता है उसमें 100% मटेरियल लग चुका है। इसका मतलब जो फिनिश गुड्स होता है उसमें 100% मटेरियल लग चुका है, लेबर भी तो 100% लग चुका है और ओवरहेड भी तो 100% लग चुका है। जो अपने आप में फिनिश्ड है उसमें और मटेरियल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 100% उसमें लग चुका है। उसमें 100% जो रिक्वायर्ड था वो पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। लेबर भी और लगाने का जरूरत नहीं है, ओवरहेड भी और जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है इसमें सारा कुछ। तो 100% कंप्लीट हो चुका है मतलब मटेरियल में 500 क्वांटिटी में कंप्लीट है। 100% मतलब इसमें भी 500 कंप्लीशन है, इसमें भी 500 कंप्लीशन है। ठीक है। इसके बाद WIP बचेगा हमारा। WIP में कितना है? 500। अब 500 मतलब 50% कंप्लीट है। इसमें मटेरियल भी 50% कंप्लीट है, लेबर भी तो तब 50% कंप्लीट होगा और ओवरहेड भी तब 50% कंप्लीट हो चुका है। तो इसका 50% कितना होता है? इतना। मतलब ये कंप्लीटेड पोर्शन है, मतलब ये 100% के बराबर कंप्लीट है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर 500 का 50% कितना हो जाएगा? 250। फिर 500 का 50% 250। अब देखो टोटल करेंगे। इनपुट और आउटपुट का कॉलम दोनों बराबर होगा, मतलब 1000 kg और यहां पर भी 1000 kg। इसको जब टोटल कर रहे हैं यहां पे कितना हो रहा है? 750 750। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बराबर क्या होता है कि 100% कंप्लीटेड गुड्स मतलब फिनिश गुड्स और साथ में जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसको जोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जैसे कि नोट में लिखे थे, इक्विवेलेंट यूनिट इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस अनकंप्लीटेड यूनिट्स इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब पूरा कंप्लीटेड यूनिट्स। तो ये 100% कंप्लीटेड है, ये 50% कंप्लीटेड है, तो इसका मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है? 750। 750 इज इक्विवेलेंट टू 100% रेडी प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां पर भी लेबर में भी 750 और ओवरहेड में भी 750 हो गया। तो यहां तक समझ में आया होगा। ये हुआ हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमेशा हम लोग को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे। तो ये सारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल गया। अब स्टेप 2 में चलेंगे हम लोग। तो स्टेप 2 कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। ये स्टेप 2 है। कॉस्ट एलिमेंट्स यहां पे कॉस्ट एलिमेंट्स का एक कॉलम बना लिए। यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल टू कॉस्ट पर केजी, ये निकल जाएगा। कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है इक्विवेलेंट यूनिट से, तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट पर केजी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में पहले लिख लेंगे इसको। तो कॉस्ट एलिमेंट क्या है? मटेरियल्स, ठीक ना। मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना था? 7500। ठीक है, ये रुपीज में है, ये यूनिट्स में रहेगा, डिवाइडेड बाय 750। देखो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना है? 750 है ना। देख लो, ये मटेरियल्स है, मटेरियल्स का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हो गया? 750। लेबर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है? 750। ओवरहेड का 750। तो यहाँ पे 750 कर दिए। तो इक्वल टू कितना निकला? ₹10। कॉस्ट पर केजी 10 निकल गया। फिर लेबर का निकालेंगे।
लेबर का भी 7,500 था टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाई 750 इक्वल टू ₹10। उसके बाद फिर ओवरहेड 7,500 डिवाइडेड बाई 750, ये यूनिट्स में है, ये रुपीज में है, इक्वल टू 10। मतलब कॉस्ट पर केजी निकल गया इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, कॉस्ट पर केजी निकल गया। इसके बाद ये हमारा स्टेप 2 था। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 करेंगे। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें वैल्यूएशन करना है आउटपुट का, मतलब फिनिश गुड्स का और मटेरियल का, सॉरी मटेरियल बोल रहे हैं, WIP का। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। तो वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, कुछ आउटपुट ऐसे हैं जो फिनिश गुड्स हैं और कुछ आउटपुट ऐसे हैं जो WIP में है। तो स्टेप 2 में वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का करेंगे, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। कॉस्ट एलिमेंट्स यहां पे क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अमाउंट। यही ना होता है। पहले मटेरियल, मटेरियल्स में फिनिश गुड्स कितना था, 500 था ना। फिनिश गुड्स का मटेरियल में कितना था, फिनिश गुड्स, देखो फिनिश गुड्स में 500 था मटेरियल में। और एक बार दिखा देते हैं, देखो फिनिश गुड्स मटेरियल में कितना है, 500, लेबर में भी 500 और ओवरहेड में भी 500। और WIP में देखो मटेरियल में कितना है, 250, लेबर में 250 और ओवरहेड में 250, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का जब बनाएंगे हम इन यूनिट, इस क्वांटिटी को यूज करना है, और जब WIP का वैल्यूएशन करेंगे तब इस क्वांटिटी को यूज करेंगे। तो अब देखो, तो 500 ये क्वांटिटी किसमें है, केजी में है। 500 केजी इंटू रेट कितना था, 10 रुपीज आया था ना मटेरियल का कॉस्ट। उसके बाद ये रुपीज में है, कितना हो जाएगा, 5000। फिर लेबर में भी 500 केजी और पर केजी का रेट कितना था, लेबर में 10 रुपीज था। तो यहां पर कितना हो गया, 5000। और फिर ओवरहेड में भी कंप्लीटेड कितना है, फिनिश गुड्स 500 केजी और पर केजी का दाम कितना है, 10 रुपीज। ओवरहेड में भी 10 रुपीज निकला था। स्टेप 2 में देख लेना, 5000। तो टोटल कितना हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद WIP करना है, फिनिश गुड्स का हो गया। अब WIP का वैल्यूएशन करेंगे। WIP सेम उसी प्रकार से करना है, मतलब कॉस्ट एलिमेंट्स क्वांटिटी केजी में और इनटू रेट रुपीज में इक्वल टू क्या निकलेगा, अमाउंट या टोटल। कॉस्ट एलिमेंट क्या है, मटेरियल। WIP में मटेरियल कितना कंप्लीट था, 250 केजी और रेट कितना है, 10 रुपीज करके, कितना हो गया, देखो 2500। अगर 100% का रेट कितना है, 5000, मटेरियल में 100% का रेट कितना है, 5000, तो 50% का कितना हो जाएगा, 2500। देखो निकल गया।
अगर 100% का रेट 5000 है तो 50% का रेट कितना हो जाएगा? 2500। उसी प्रकार लेबर 250 kg इंटू ₹10 इक्वल टू 2500, और उसी प्रकार ओवरहेड 250 kg ₹10 इक्वल टू 2500। तो ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। इसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप 4। इसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है? अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। जो भी रिक्वायर्ड अकाउंट्स है उसे बनाना है, मतलब प्रोसेस अकाउंट बनाना है। यहाँ पे तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन ऐसे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ हम लोग क्या बना लेंगे? प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। जैसे स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट क्वांटिटी हो गया रुपीज, क्वांटिटी पीस, ठीक है। टू मटेरियल कितना? 1000 इनपुट था, 7500। टू लेबर कितना है? 7500। टू ओवरहेड 7500। WIP में कितना बचा हुआ है? बाय WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है 500 7500 करके। देखो WIP का वैल्यू किए थे, कितना आया था? WIP का वैल्यू किए 7500, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया 7500, ठीक है। उसके बाद बाय फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कितना? 500 यूनिट्स, 500 kg, और इसका वैल्यू कितना था? 15000। देखो ये 100% कंप्लीटेड है, तो इसका वैल्यू कितना है? 15000 है, और WIP का उसका आधा हो गया। क्यों आधा हुआ? क्योंकि ये 50% कंप्लीट है, इसलिए आधा है। तो 100% का निकालने पर हमें WIP का वैल्यू अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब टोटल कर देंगे। ये हो गया 1000, 22,500, 1000, और ये 22,500। देखो हिसाब मिल गया ना। जो हिसाब हमने निकाला था यहाँ पे, इसका टोटल देखो इसके बराबर हो गया। कोई एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं है, फिर भी देखो हिसाब मिल गया। हमने यही वैल्यूएशन करना है हमें। WIP का वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस अकाउंट। बाकी और अकाउंट था नहीं, तो इसलिए नहीं बनाए। तो यहाँ पे कुछ भी अगर समझने में दिक्कत है तो कॉल करके पूछना कि सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, या वर्किंग प्रोग्रेस समझने में दिक्कत हो रहा है। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है, तो कभी भी ये दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इसका भी सवाल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख के पहले समझो समझ में आया कि नहीं, और जो भी समझ रहे हो उसको एकदम डिटेल में समझो, प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करना सब कुछ, तब जाके देखना एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। खुद से सिचुएशन को सोचो कि ये सिचुएशन होता तो क्या होता। अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है तो मुझे पूछो कॉल करके। बस यहाँ तक पहले देखो कि तुमको समझ में आया कि नहीं, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।